हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करवाने वाला हूँ, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 रिवाइज ऑलरेडी कर लिया था। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे लिंक पे जाके और आप रिवाइज कर सकते हो। करेक्ट। तो ये जो चैप्टर्स है आपका, ये पूरा का पूरा थ्योरी का चैप्टर है, बट लास्ट का जो 3 टॉपिक्स है, इसमें दिख रहा होगा आपको टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वी हैव टू स्टडी टोटल 8 टॉपिक्स इन चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी, second topic is normal resident, third topic is factor income, transfer income, fourth one is final goods, intermediate goods, and fifth one is consumption goods and capital goods. These 5 topics are totally based on theory। और लास्ट के जो 3 टॉपिक है वो आपका नॉर्मली न्यूमेरिकल पार्ट पे बेस्ड रहता है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है ना वो चेंज फार्मूला आएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा तीसरे चैप्टर में भी और चौथे चैप्टर में। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए ये लास्ट के 3 कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो चैप्टर 2 में तो नॉर्मली ये थ्योरी टाइप का है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में है, और जो चैप्टर नंबर 4 आएगा ना नेशनल इनकम वाला कैलकुलेट करने को, वहाँ पे भी ये टॉपिक्स, लास्ट के 3 टॉपिक जो है, 3 कंसेप्ट कह लो, 3 टॉपिक कह लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हेल्प करता है आपके बड़े वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि 6 नंबर का आता है। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना डोमेस्टिक टेरिटरी, ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी। सर डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपली मीन्स जो भी कोई इकॉनमी बोलो या डोमेस्टिक बोलो या इंडिया बोलो, हम इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी को मानेंगे, अज्यूम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मीनिंग समझेंगे। बट ये जो मीनिंग है वो सभी इकोनॉमी के लिए अप्लाई होता है, और ये कहते हैं सभी डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए अप्लाई होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपल मतलब होता है 2 चीज़ें। नंबर वन क्या होता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल मतलब क्या होता है, आप समझो तो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री होता है। बट अगर हम नेशनल इनकम के पॉइंट से बात करें ना, तो इसका मीनिंग जो है वाइडर कंसेप्ट में यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग जो है वाइडर सेंस में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम। बट नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम इंडिया में रहना है तो इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है, जो फ्रंटियर ऑफ इंडियन कंट्री है, उसे आप क्या, जो मैप में आप देखोगे तो ये वाला बाउंड्री लाइन, तो नॉर्मली इसको इंडिया बोलते हैं। बट याद रख लेना, ये जो मैप होता है इस टाइप से, देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपके बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ओनली फॉर CUT और एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज के लिए। तो जो ये इंडिया का मैप है ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट यहाँ पे देखो एक ये इधर से जो लाइन बनाया हुआ है मैंने, दीज आर व्हाट, ये सारे सी लेवल हैं। तो समुद्र के अंदर भी इंडिया के पार्ट मानते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाता है समुद्र के अंदर भी। तो एक जो आपका मेजरमेंट होता है, एक 12 नॉटिकल माइल्स होता है, एक 200 नॉटिकल माइल्स होता है। तो उस पर डीप में हम नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल मतलब होता है इंडिया की जो फ्रंटियर है, बॉर्डर लाइन है, उसको आप बोलते हो, समुद्र के अंदर भी है, नॉर्मली 12 नॉटिकल माइल्स तक है, ओके। बाकी इंडिया का जो नेवी वाला वो है इंडियन नेवी, तो उसके पास राइट्स होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक वो सर्च कर सकता है, किसी के गुड्स वगैरह सीज कर सकता है, कोई भी शिप वगैरह उसके अंदर एंट्री करती है तो उसको चेक कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो वो सब राइट्स होते हैं, वो उसके डीप में नहीं जाना। नॉर्मली आप 12 नॉटिकल माइल्स तक समझना। तो सिंपल आप यहाँ पे समझो, एग्जाम में आएगा ना, तो आपको मेनली समझना है क्या, ये मेनली आपको ये समझना है डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपली मतलब होता है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर, ओके। और यहाँ पे नेशनल इनकम के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हम लोग वाइडर सेंस में यूज़ करते हैं, करेक्ट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। तो आपको ये 4 चीज़ें और ये 2 चीज़ें याद रख लेनी, ये थ्री टॉपिक्स एंड ये 2 टॉपिक्स याद रख लेना है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का वो इंडिया के अंदर कितने किलोमीटर है वो सब नहीं आपसे आता है, वो सब नहीं आपसे पूछेगा, ओके। तो 3 चीज़ें ध्यान रख लेना यहाँ पे। देखो जी, देखो नंबर 1 कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो नंबर 1 क्या होता है, अगर कोई भी कौन सा शिप्स या एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन है, मतलब मान लो देखो शिप्स और एयरक्राफ्ट जो होता है ना, एक देश से दूसरे देश में क्या करता है, ट्रैवल करता है। भाई अगर मान लो एयर इंडिया की फ्लाइट है, तो एयर इंडिया दिल्ली से उड़ेगा UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड अरब अमीरात, कहीं भी जा सकता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी भी दूसरे देश में, या हो सकता है श्रीलंका टू सिंगापुर, ठीक है। तो एयर इंडिया चल सकता है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो कंपनी है वो कहाँ की है। तो अगर इंडियन कंपनी है जैसे एयर इंडिया, ठीक है जी, जेट एयरवेज, ठीक है, ये सब इंडियन कंपनी, इंडियन फ्लाइट्स है। और कोई शिप का नाम भी ले सकते हो, ठीक है, पानी में जो चलता है। तो अगर वो इंडियन है और वो कहीं पे भी क्या करे, ऑपरेट करे, वो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, ठीक है जी, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानते हैं, करेक्ट। इसके अलावा अगर आपका फिशिंग वेजल है, ऑयल या नेचुरल राइट्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि जो हम पेट्रोल वगैरह निकालते हैं ना समुद्र के अंदर में, फिर नीचे से समुद्र के गहराई से निकालते हैं, तो समुद्र के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के फिर उसको वहाँ पे सारी चीज़ इक्विपमेंट लगा के फिर उससे तेल निकाला जाता है। तो वो जो
फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है समुद्र के अंदर, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो उसको किसका मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना, अगर इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की ना पेट्रोलियम वाला भी कंपनी है, तो वो तेल निकालने का भी काम करती है, तो अगर वो समुद्र में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है रिलायंस कंपनी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ओके, तो जिस कंट्री का वो रहेगा जो कंपनी, उसी कंट्री को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट उसको मानते हैं। तो आपको शिप्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, नॉर्मली ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया है, ठीक है जी, बिटवीन रसिया या यूक्रेन में भी ऑपरेट क्यों ना कर रहा हो, है तो एयर इंडिया ना, दूसरे 2 देश में ऑपरेट कर रहा है, बट स्टिल वो एयर इंडिया है, तो आपको इसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। सेम एज इट इज कोई भी कंपनी है, ठीक है जी, इंडियन फिशर्स मैन है, वो इंटरनेशनल वाटर में अगर क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई तेल निकाल रहे हैं, तो है वो इंडियन कंपनी, तो इसलिए उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। एंड लास्ट वन इज एम्बेसीज। एम्बेसीज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको ध्यान से करना। जैसे सिंपल बताऊं, इंडियन एम्बेसी कहाँ होगा, इंडिया में नहीं होता। इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्रीज में होते हैं, रशिया, चाइना, ठीक है जी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सब जगह पे, ठीक है, मोस्टली। तो इंडियन एम्बेसी बोलेगा तो दूसरे कंट्री में, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, इंडियन एम्बेसी इन चाइना, इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, तो वो ऑलवेज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। लेकिन अगर अदर कंट्री की एम्बेसी हो, जैसे सर अदर कंट्री की एम्बेसी, मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एम्बेसी है इंडिया में, जब भी दूसरा देश, रशियन एम्बेसी कहाँ होगा, इंडिया में, चाइना एम्बेसी कहाँ होगा, इंडिया में होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में, पाकिस्तानी एम्बेसी अभी फिलहाल बंद है, ठीक है जी, श्रीलंकन एम्बेसी, नेपाल की एम्बेसी, ब्रिटेन की एम्बेसी, वो कहाँ होगा, इंडिया में, दिल्ली में भी है, दूसरे स्टेट में भी है, तो दिल्ली में केजी मार्ट पे है, करेक्ट, तो उसकी एम्बेसी कहाँ है, इंडिया में है, तो इंडिया में, बट दूसरे देश की वर्ड याद रख लेना आपको एम्बेसी से, किसकी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी लगा हो तो वो दूसरे देश में होगा, तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ब्रिटेन की एम्बेसी है, यूएस की एम्बेसी है, वो इंडिया में है, या ब्रिटेन की एम्बेसी रशिया में, ब्रिटेन की एम्बेसी और रशिया में है, तब तो बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन की एम्बेसी इंडिया में तो भी नहीं है, क्योंकि उसको उसी देश का पार्ट मानते हैं। जैसे हमारा इंडियन एम्बेसी दूसरे देश में होएगा, दूसरे देश में तो है, ऑफिस बना हुआ है, घर बना हुआ है, लेकिन उसको उस देश का पार्ट नहीं मानते, उसे इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। सेम एज इट इज ब्रिटेन का एम्बेसी होगा और वो इंडिया में है, तो उसे हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते, उसे हम ब्रिटेन का ही पार्ट मानते हैं। तो सिंपल वर्ड में याद रख लेना, इंडियन एम्बेसी किसी भी कंट्री में हो उसे डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, लेकिन फॉरेन की जितनी भी दूसरे देश की एम्बेसी इंडिया में होगी तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। नेक्स्ट वन इज किसको डज नॉट इंक्लूड करते हैं, तो एक तो एम्बेसी ऑलरेडी बता दिया, एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, ये 3 चीज़ें होती हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। अगर वो हमारी होएगी, किसी भी देश में होगी तो इंडिया का पार्ट है, और दूसरे देश की होगी, हमारे इंडिया में होगी, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबका ऑफिस अगर इंडिया में है तो हम लोग उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। ओके, तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। करेक्ट है जी, तो ये मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट पॉइंट नंबर 1 बता दिया, करेक्ट है। बाकी के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करा, बाकी के पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का एग्जाम है। और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है और इसका PDF नोट्स चाहिए आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो फटाफट उसको ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक से, और ये PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।